वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता। ओके, लगभग आप मान के चलो 4 to 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं और पूरी तरह से समझने का है। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टडी कराऊंगा और सब कुछ सिखा दूंगा, कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके कहाँ पर फंडे वीक हैं। बोलो आपको बचपन से कैसे सिखाया जा रहा है और वास्तव में जेनेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। क्लियर? वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आज हमारा पूरा बेसिक रहेगा कि गैमिट्स कैसे बनाते हैं, गैमिट्स का नंबर कैसे निकालते हैं, फिनोटाइपिक कैटेगरी कैसे पता लगाते हैं, जीनोटाइप कैटेगरी कैसे पता लगाते हैं। क्लियर? और जेनेटिक्स के अंदर एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक मेंडलिज्म और एक पोस्ट मेंडलिज्म। क्लियर? तो अपन सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सी बार तो क्वेश्चन आ जाता है इसी मीनिंग से कि जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन में आता है आपका कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन और नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक्स है उसमें हम हेरिडिटी यानी वंशानुगति और वेरिएशन यानी विभिन्नताओं दोनों का स्टडी अपन करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के लिए अगर हम 1 2 3 करके जनरल बातें अपन पहले नोट करें तो आप पहले 10 मिनट ध्यान देना। मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। मैंने कहा स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बोलो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब बोलो वंशानुक्रम और बोलो परिवर्तन विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है वंशानुगति, ठीक है, बोलो तथा मैंने कहा आपको विभिन्नताओं ठीक है का अध्ययन। ओके, तो हमें पहली बात समझ में आए कि इसका मीनिंग कभी पूछ ले तो मीनिंग शॉर्ट में पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो 2 वर्ड आए, पहला वर्ड है हेरिडिटी, दूसरा वर्ड है वेरिएशन। दूसरा जनरल पॉइंट क्या बता रहा हूं कि भाई हेरिडिटी क्या होती है। क्लियर? तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि बोलो कोई भी करेक्टर है उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की स्टडी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है स्टडी ऑफ, मैंने कहा वन करेक्टर, ठीक है, वन करेक्टर, बोलो अब से मैं कहूँ वन करेक्टर, स्टडी ऑफ वन करेक्टर, वन मैंने कहा जनरेशन, ठीक है, टू मैंने कहा टू, बोलो अदर जनरेशन, ठीक है, अदर जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी एक करेक्टर के जाने की स्टडी क्या कहलाती है? हेरिडिटी। पहले नोट मत करो, पहले इधर ध्यान दो। बोलो हेरिडिटी का मतलब समझ में आया? बोलो बोलो स्टडी ऑफ वन करेक्टर, कहां से कहां तक? बोलो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्लियर? यानी किसी एक लक्षण, बोलो एक मैंने कहा लक्षण का, बोलो एक पीढ़ी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी मैंने कहा पीढ़ी, बोलो पीढ़ी में मैंने कहा जाने, ठीक है, का अध्ययन। क्लियर? वो क्या कहलाता है? बोलो हेरिडिटी। इसका मतलब हम जेनेटिक्स में ये तो स्टडी करेंगे साथ के साथ वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के मेंबर में डिफरेंट होना। क्या होता है वेरिएशन का मतलब? एक ही स्पीसीज के मेंबर का डिफरेंट होना। क्लियर? बोलो मैंने कहा कि मैंने कहा डिफरेंट, बोलो करेक्टर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं मेंबर्स, बोलो मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो डिफरेंट करेक्टर ऑफ मेंबर, बोलो ऑफ वन स्पीसीज। क्लियर? मतलब एक ही मैंने कहा एक ही बोलो स्पीसीज, के बोलो सदस्यों, ठीक है, सदस्यों
का अलग अलग होना। क्लियर? ये क्या कहलाता है? वेरिएशन। एक्चुअली वेरिएशन को लेकर सबसे ज्यादा अच्छे से स्टडी की है बैटसन ने। किसने की है? बैटसन। नाम सुना होगा, बैटसन इज ए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर? इससे पहले वेरिएशन को लेकर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हुंगो डिब्रीज ने कहा कि वेरिएशन का रीजन बोलो म्यूटेशन होता है, बोलो डार्विन ने कहा स्पॉट्स को वेरिएशन कहते हैं। लेकिन पहली बार अच्छे से स्टडी की है बैटसन ने, और बैटसन ने कहा कि वेरिएशन टू टाइप्स की होती है, वन इज कॉन्टिन्यूस एंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूस। जो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, और जो म्यूटेशन से होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। क्लियर? तो वर्ड आया वेरिएशन। तो यहीं पे आपको फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा बैटसन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैटसन टाइप्स, ठीक है, ऑफ वेरिएशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करें, विभिन्नताओं, ठीक है, के प्रकार की बात करें, तो यहां पर मैंने कहा दो तरह का। क्लियर? अभी हम क्या कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं कि एक्चुअली हमें जेनेटिक्स में पढ़ना क्या है। क्लियर? मैंने कहा एक क्या बोला मैंने? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ओके, और एक क्या बता रहा हूं मैं? बोलो, मैंने कहा डिस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, बोलो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, ओके। एक है आपका सतत और एक है असतत। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया? बोलो सतत विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, ठीक है, और एक क्या होती है? बोलो असतत, मैंने कहा विभिन्नताएं। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? जो भी क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होती है, जीन विनिमय से वेरिएशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्लियर? और ये वेरिएशन हमेशा छोटी होती है। क्लियर? ये क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर? जबकि ये जो होती है वो मैंने कहा ड्यू टू म्यूटेशन। क्लियर? ड्यू टू म्यूटेशन मतलब समझ गए? उत्परिवर्तन के कारण, और ये वेरिएशन बड़ी होती है। क्लियर? और ये जो वेरिएशन होती है वो अचानक होती है, मतलब अचानक घर में एक पैदा हुआ बच्चा जिसके अंगुलियां 5 की जगह 6 है, बोलो ये क्या है? ये क्या है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। क्लियर? बात समझ में आए? और ये तो छोटे हैं जो क्रॉसिंग ओवर से होता है और जीन विनिमय से होता है। हर एक घर के अंदर अगर 4 संतान है, चारों का अलग होना, बोलो फेस में, रंग में, हाइट में, बोलो हाव में, भाव में, सब किसकी वजह से होता है? बोलो क्रॉसिंग ओवर से। क्योंकि कुछ भी ना हो तो ये तो होगा ही होगा। क्लियर? और ये तो आप समझ गए। बोलो अगर गांव के अंदर एक बोलो गाय को लेके घूम रहे हैं, ये शिव जी का अवतार है, एक टांग इसकी एक्स्ट्रा है, कोई शिव जी का अवतार नहीं है, बोलो ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से है। बोलो किसकी वजह से? सॉरी, म्यूटेशन की वजह से। तो जब भी आपको बड़ा चेंज देखने को मिले वो क्या है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी जेनेटिक्स के अंदर। मतलब म्यूटेशन की अपनी एक लंबी चौड़ी कहानी है, म्यूटेशन की अपनी हिस्ट्री है, म्यूटेशन के अपने टाइप्स हैं, म्यूटेशन के अपने एग्जाम्पल है, एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैंने कहा जीन विनिमय, ठीक है, विनिमय के कारण। और इधर क्या बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा किसके कारण? बोलो उत्परिवर्तन के कारण। ओके, और इसमें हमेशा क्या होगा? बोलो, मैंने कहा स्मॉल चेंजेज। क्लियर? क्या होगा? बोलो स्मॉल चेंजेज। और इसमें क्या होगा? बिग चेंजेज। क्लियर? इसमें क्या होंगे? बोलो बिग चेंजेज होंगे। क्लियर? हमेशा म्यूटेशन से बड़े चेंजेज आते हैं। क्लियर? जबकि इसमें क्या आता है? स्मॉल चेंजेज आते हैं। क्लियर? तो एक बार आपको ये बात समझ में आए तो एक्चुअली वेरिएशन को लेकर अच्छे से स्टडी करने वाला कौन है? बैटसन है। क्लियर? और बैटसन ने जेनेटिक्स में बहुत काम किया, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बनाया गया? बैटसन को। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। पूरे साइंस के अंदर एक ही ऐसा फादर है जिसको खुद को नहीं पता मैं फादर हूं, वो कौन है? मेंडल। अभी मेंडल की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। मेंडल जब तक जिया किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बोलो मेंडल के मरने के बाद कोरेंस एक साइंटिस्ट है
जो कि जर्मनी का, उसने क्या किया, मेंडल को फादर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सबसे ज़्यादा मेंडल के स्टडी भी वापस कोरेंस ने किया, और कोरेंस सरप्राइज हो गया कि वास्तव में मेंडल एक ऐसा पर्सन था जिसने जो बातें बताई है वो आज भी वैलिड है। क्लियर? ओके। तो एक्सेप्शन साइंस में अपनी जगह होते हैं और लॉजिक अपनी जगह होते हैं। तो किस तरह से उसने बोलो प्रूव किया है, वो तो हम आगे जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, नंबर 5। मैंने कहा फादर, ठीक है, ऑफ अगर आपको जेनेटिक्स पूछे तो कौन है बोलो, मैंने लिखा मेंडल, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ बोलो मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आपको पूछे, आधुनिक अनुवांशिकता का, तो कौन है बोलो, बैटसन है। कौन है बोलो, बैटसन है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा 7 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि F1 बोलो F2, मैंने कहा आपको मैंने कहा होमोटाइपिक, ठीक है, होमोटाइपिक, हीट्रोटाइपिक, हीट्रो बोलो हीट्रोटाइपिक बोलो, ऐसे हम टर्मिनोलॉजी जितनी भी जेनेटिक्स में यूज करते हैं वो गिवन बाय बैटसन। बोलो F1 मतलब समझ गए, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मैंने कहा होमोटाइपिक, हीट्रोटाइपिक, होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस, बोलो ये टर्मिनोलॉजी किसने दी है बोलो, मैंने कहा टर्म गिवन बाय बैटसन। क्लियर चलेगा ये तो बोलो इसे इंग्लिश में। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूं, मैंने कहा जीन टर्म है बोलो आपका फिनोटाइपिक है, फिनोटाइपिक है बोलो जीनोटाइपिक है। क्लियर? ये जो टर्म है, ठीक है, बोलो ये जो टर्म है, बोलो ये टर्म बोलो गिवन बाय, मैंने कहा गिवन बाय जॉनसन। किसने दी है बोलो, मैंने कहा किसने दी है बोलो, जॉनसन ने दी है। ठीक है, नाम सुना होगा, तो बहुत सी बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। उसके बाद बात करें 9 की, कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है बोलो, मॉर्गन। कौन है बोलो, मॉर्गन। क्या बता रहा हूं बोलो, फादर ऑफ, मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, तो वो तो कौन है बोलो, मॉर्गन। और मॉर्गन ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए हैं बोलो, ड्रोसोफिला पे किया है। किस पे, ड्रोसोफिला के, जिसको हम क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा आपको मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किस पे बोलो, मैंने कहा ऑन बोलो ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला क्या होती है बोलो, क्या लिखा मैंने, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। क्या लिखा बोलो, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। तो एक बार मैंने आपको क्या बेसिक बातें बताई, समझ में आया कि हमें पहले इतनी बातें पता होनी चाहिए। और ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या आ जाता है, जीन टर्म गिवन बाय बोलो आपका F1 F2 टर्म गिवन बाय बोलो, फिनोटाइपिक जीनोटाइप टर्म गिवन बाय, होमोजाइगस हीट्रोजाइगस टर्म गिवन बाय, टाइप्स ऑफ वेरिएशन गिवन बाय। बात समझ में आए, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ड्यू टू, ओके, या क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन होती है उसको क्या कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पर मैंने जो अभी आपको जनरल बातें बताई है उससे भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स बोलो किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन। तो हेरिडिटी का मतलब समझ गए कि बोलो मैंने कहा स्टडी ऑफ वन करेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और वेरिएशन मतलब समझ गए डिफरेंट करेक्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोलो वन स्पीसीज। बात समझ में, एक ही जाति के सदस्यों का अलग अलग होना, यही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। क्लियर? और वेरिएशन के दो रीजन होते हैं, एक होता है क्रॉसिंग ओवर, एक होता है म्यूटेशन। तो इसी टाइप पे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो एक बार आप इतना नोट करो।
ओके, नो पॉइंट बोलो, हटा दूं मैं? ठीक है। हो गया ये नोट बोलो। ठीक है। ठीक है। हुआ ये नोट बोलो। ठीक है। म्यूटेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो जेनेटिक्स में ही हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर बोलो हम से लिंकेज भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक होता है, म्यूटेशन भी अपने आप में एक टॉपिक होता है। क्लियर? ओके। हो गया ये नोट बोलो। ये सारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आनुवांशिकता का जनक, आधुनिक आनुवांशिकता का जनक, समझ आओगे ये तो बोलो। ओके।
ये समझ गए बोलो? मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या होता है? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो एक बार आपको मैंने बेसिक बातें बताई। अब आपको हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो बार बार हमें गैमेट बनाने पड़ते हैं, आगे जाकर हमें फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक कैटेगरीज बनानी पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही उनके फंडे क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं आपको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा स्पेशल नोट। क्लियर? ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहला क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैंने कहा नंबर, ठीक है, नंबर्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मतलब आपको युग्मकों की संख्या निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर? ओके, बहुत सी बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप कोई नोट नहीं करेगा, पहले इधर ध्यान देना। मतलब आपको दो कंटेंट सिखा रहा हूँ, फिर नोट करना, फिर दो कंटेंट सिखाऊंगा। बोलो, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, मैंने कहा गैमेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n, जहां पर n जो होता है वो है नंबर ऑफ, मैंने कहा हिट्रोजाइगस पेयर। क्लियर? बोलो, विषम युग्मजी, मैंने कहा विषम युग्मजी युग्म की संख्या। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखो, मैंने कहा एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज दैट आपको मैंने दिया, बोलो मैंने दिया यहां पर ए और ए। क्लियर? ये मैंने दिया और मैंने पूछा इसके कितने गैमेट बनेंगे। तो अपने आप में एक हेटेरोजाइगस पेयर है। हेटेरोजाइगस पेयर का मतलब समझते, एक कैपिटल एक स्मॉल। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अगर हम साइंटिफिक जेनेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, और अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो एक कैपिटल और एक स्मॉल। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, इससे नंबर ऑफ गैमेट, अगर मैं बोलो यहां पर देखूं नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, तो यहां पर मैं कितना कर दूंगा? 2। कैसे आया 2? समझ में आया? 2 की पावर 1 किया तो 2 आया। क्लियर? ध्यान से समझना। अभी वो दो कौन से होंगे वो नहीं सीख रहे हैं, वो हम अगले पॉइंट में सीखेंगे। अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ गैमेट। क्लियर? क्योंकि अगर मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिला और मुझे ये पहले पता चल जाए कि इससे 4 गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट बनेंगे, तो कौन से बनेंगे वो तो मैं कर ही लूंगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर सपोजेड मैंने दिया ए बी बी। क्लियर? और मुझे पूछा जाए इस कॉन्फ़िगरेशन के नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे, तो बताओ इसमें हेटेरोजाइगस पेयर कितने? 2। तो मैं क्या करूंगा? 2 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? अच्छा, सपोजेड मुझे दे ए बी बी सी सी, बताओ इसका क्या होगा? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। बोलो 8। क्लियर? अच्छा, सपोज दैट मैंने कहा मुझे दे, बोलो ए। क्लियर? और मुझे पूछे गैमेट कितने बनेंगे, बताओ कितने बनेंगे। अपन तो इसी लॉजिक से काम करेंगे। 2 की पावर 0 तो क्या आएगा? 1। बात समझ में आया? बोलो, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर है ही नहीं। और बोलो समझे? है नहीं मतलब 0 है। 2 की पावर 0 करूंगा, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्लियर? अच्छा, मुझे दे, सपोज दैट आपको मैं कहूँ ये दिया। क्लियर? और मुझे पूछा नंबर ऑफ गैमेट्स, क्या करूंगा मैं? बोलो क्या करूंगा? 2 की पावर 1 2। और समझे नहीं समझे? बोलो, क्योंकि इस पूरे के अंदर बोलो हेटेरोजाइगस पेयर एक ही है। ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ये कोई नहीं देगा। मेरी बात समझ में आया? मतलब पहले मैं अब हाइपोथेटिकल पे आ रहा हूँ, जैसा एग्जाम में आता है। क्लियर? आपको ये सारे क्वेश्चंस ही है। बोलो क्लियर? आपको दे दिया सपोज दैट। क्लियर? ओके, और आपको पूछा नंबर ऑफ गैमेट, तो ऑप्शन में 8 भी होगा, 16 भी होगा, और 2 भी होगा, बोलो 4 भी होगा। समझ के बोलो। तो आप मुझे बताओ हेटेरोजाइगस पेयर कितने मिल रहे हैं? 2। तो 2 की पावर 2 करके 4 कर दिया। पहले बताओ पहली चीज समझ में आई? बोलो आपको। अब आप वाइस वर्सा उल्टा, आपको बोला जाए 4 कॉन्फ़िगरेशन दे ABCD में, और किससे गैमेट 4 मिलेंगे, किससे गैमेट 8 मिलेंगे, किससे गैमेट 2 मिलेंगे, किससे गैमेट 1 मिलेगा, वो भी करना आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए? मतलब अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन दे और उससे गैमेट पूछे, वो तो कर ही सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बोलो सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। क्लियर? आपको बोला कि बोलो निम्न में से, ठीक है, किस से, बोलो आपको बोला 8 बोलो गैमेट, ठीक है, 8 बोलो गैमेट्स,
ठीक है, बोलो प्राप्त होंगे, ठीक है, या बनेंगे, कुछ भी बोले, समझ के बोलो, मतलब फाइंड आउट, ठीक है, बोलो 8 गैमेट्स, आपसे मैं कह रहा हूँ गैमेट्स, ठीक है, बोलो फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ओके, समझ के बोलो, आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे ए बी सी और डी, क्लियर, एक दे दिया आपको एक दे दिया आपको एक्स एक्स, ठीक है, वाई वाई, बात समझ में आए बोलो, एक दे दिया आपको पी, ठीक है, पी, बोलो क्यू क्यू, ठीक है, और आर आर, क्लियर, कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, एक दे दिया आपको ए बी बी सी सी, क्लियर, एक दे दिया आपको ए बी सी सी डी डी, क्लियर, और ई, क्लियर, ये दे दिया आपको। अब आपको पूछा 8 गैमेट्स का, अच्छा इसमें जब भी वो आपको देगा तो इस तरह का ऑप्शन देगा, बोलो आपको, तो बताओ इसमें तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2, तो अपने 8 पूछा, ये तो होगा नहीं, इसमें कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, बोलो, ये भी होगा नहीं, इसमें कितने बनेंगे, 4, ये भी होगा नहीं, इसमें कितने बनेंगे, बोलो, मैंने कहा 8 बनेंगे, बात समझ में आई, मैं अभी क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया कि हमें जेनेटिक्स तो पढ़ना ही है, बोलो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड वो तो पढ़ना ही दुनिया पढ़ती है, हमें हाइपोथेटिकल के क्वेश्चंस के आंसर भी देने आने चाहिए। चलो गैमिट सीख गए, अब है मेन चीज़, बोलो मैंने कहा नंबर 2 जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है, बोलो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, ओके, मतलब युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण, ठीक है मैंने कहा यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया, सपोज एंड मैंने कहा ये, पहले बताओ इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2, क्लियर, पहले मन में क्या लाना है, कितने बनेंगे, अब अपने दिमाग में लाना कौन से बनेंगे, तो इसमें तो वेरी सिंपल, एक टी और एक टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, बोलो मैंने जैसे दिया ए बी बी, बोलो कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेंगे, क्लियर, और वो 4 कौन से बनेंगे, समझ में आ रहा है, बोलो आपको, ओके, बचपन से आपको यही तरीका सिखाया गया है, बोलो यही तरीका सिखाया गया है, बोलो, और आप फटाक से गैमेट बना देते थे, बोलो ये, बोलो ये और यही 4 गैमेट बनेंगे, बोलो क्लियर, अच्छा, बोलो ये जो तरीका है ना वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आप सेकंडों में फंसा देगा एग्जामिनर, बोलो कैसे फंसा देगा, सपोज दैट ये दे दिया आपको, बोलो ये दे दिया आपको, क्लियर, ओके, ये दे दिया आपको, बनाओ इसके गैमेट, बोलो पहले गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट कितने बनेंगे, बोलो कितने बनेंगे, ये तो पता चल गया 8, अब 8 आप सेकंडों में बनाओगे कैसे, बोलो आप अगर यूं वाली सेटिंग करोगे तो होगी ही नहीं, इसका मतलब वो रियल में गैमेट ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, मतलब ये तरीका ही नहीं है, ये तो क्या है कि आपको बोलो इजी करने के लिए, क्योंकि हम जब छोटी कक्षा में स्टडी करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही स्टडी करते बोलो, बट मेरे कहने का मतलब है आपको कोई भी हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन दे दे, अगर आपको गैमेट बनाना है तो सही तरीका क्या है वो देखो, सपोज दैट आपको मैं यही वापस बता रहा हूँ, क्लियर, इन दोनों को बता रहा हूँ तो वो समझ में आएगा और फिर बहुत सारे समझ में आएंगे, सपोज दैट मैंने आपसे कहा गैमेट बनाना है, तो जो हेटेरोजाइगस पेयर हो उसको क्या लिखो, अलग अलग लिखो, क्लियर, तो अब आपको मैंने कहा यही अपना में गैमेट हो गया, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये ए और ए, क्लियर, फिर वापस है तो आप क्या करोगे, बी बी, बोलो बी बी, क्लियर, और फिर गैमेट इससे कितने बनेंगे, ए बी, बोलो ए बी, बोलो ए बी, क्लियर, आप कहोगे सर ये तो इससे भी बन गए थे, लेकिन ये वाला मेथड फेल नहीं होगा कभी, कैसे नहीं होगा, जैसे इसमें देखो, अब इसमें आपको लगता है कि बोलो इसके अंदर 8 बनेंगे, क्लियर, तो सबसे पहले आपको क्या पता चला, ये कौन है, बोलो होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस वाले को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि होमोजाइगस का तो एक ही लिखोगे, बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर, फिर आपने क्या किया, ए, क्लियर, फिर क्या किया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो सी स्मॉल सी, फिर क्या करोगे, बोलो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, बस 8 बन गए, कैसे बनेंगे, बोलो बी ए सी डी, बी ए, बोलो क्या लिख रहा हूँ, बी ए, बोलो मैंने कहा यहाँ पर सी डी, बोलो बी
ए सी डी, बी ए सी डी, बोलो बी ए सी डी। कैसे बना रहा हूं समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर। स्मॉल डी, मैंने कहा बी ए स्मॉल सी स्मॉल कैपिटल डी, बी ए स्मॉल सी स्मॉल डी। बात समझ में? अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं। सपोज दैट यही एग्जांपल आपका नंबर फोर्थ हो। क्लियर? आपको दिया ए बी बी और सी। इसके कितने गैमेट बनेंगे? कितने बनेंगे? दो बनेंगे। क्लियर? अब मुझे बनाना है गैमेट। क्लियर? क्या करूंगा? होमोजाइगस एक लिख दिया। क्या है? बोलो होमोजाइगस एक लिख दिया। क्या है? बोलो हिट्रोजाइगस दो कर दिया। बोलो दो गैमेट कौन से बनेंगे? समझ में आया? ए बी सी, ए बी सी। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। इधर ध्यान दो। अब आपको वो चाहे कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन दे दे, आपको गैमेट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो सपोज दैट ए, बोलो यहाँ पर मैंने लिखा बी बी। क्लियर? यहाँ पर लिखा मैंने सपोज दैट ये कोई ऐसा फिक्स थोड़ी है बीच में सी आएगा, एबीसीडी थोड़ी पढ़ रहे हैं। और समझे समझे? बोलो मेरी बात समझ में? कुछ भी दिया जा सकता है। क्लियर? तो बताओ इससे कितने गैमेट बनेंगे? चार बनेंगे। कैसे बनाएंगे? समझ में आया? बोलो पहले क्या करेंगे? होमोजाइगस वाला एक लिख दिया। बोलो क्लियर? बोलो उसके बाद क्या करूंगा? बी बी। उसके बाद क्या करूंगा? डी डी। उसके बाद क्या करूंगा? डी डी। और मुझे कितने गैमेट बनेंगे वो तो पहले निकाल लूंगा। चार। क्या करूंगा? ए बी डी। बोलो ए बी स्मॉल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल डी। आपको मैं कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन दे दूं आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं वैसे ही एग्जाम में आते हैं। क्लियर? बोलो आपको इससे पूछा कितना गैमेट बनेगा? बोलो कितना बनेगा? एक। और वो एक कौन सा बनेगा? ए, फिर बी, फिर सी, और क्या बन गया? ए बी सी बन गया। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आई? बोलो क्लियर। तो गैमेट हमेशा कैसे बनाओगे समझ में आया? बोलो ये जो आपका तरीका है जो अपन ये करते हैं वो ठीक है, डाई हाइब्रिड तक ठीक है। बाकी आपको हाइपोथेटिकल में ये वैलिड नहीं होगा, और इससे बनाना जाओगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या तरीका बताया? समझ में आया? सबसे पहले होमोजाइगस हो उनको लिख दो, फिर हेटेरोजाइगस जितने हैं उतने करते जाओ, और फिर अपने आप ही आपके बन जाएगा। क्लियर? और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम में बोलो अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है। क्लियर? सपोज दैट मैंने दिया आपको, ये दिया, ठीक है, ए बी बी, बोलो सी सी, ठीक है, डी और डी। क्लियर? बोलो के लिए कौन सा, ठीक है, गैमेट नहीं बोलो बनेगा? ठीक है? क्या पूछा? समझ में आया? बोलो कौन सा गैमेट नहीं बनेगा। क्लियर? ऑप्शन आपको देंगे ए बी सी डी। क्लियर? बोलो पहला दे दिया ए बी सी डी, ए बी, बोलो आपको दे दिया सपोज दैट, ठीक है, सी स्मॉल डी, ए बी सी स्मॉल डी। क्लियर? और आपको दे दिया बोलो नन ऑफ दीज। क्लियर? तो अब आप खुद सोचो इससे कौन सा गैमेट नहीं बनेगा? बोलो अरे बोलो सीधी सी बात है, बी वाला नहीं बनेगा ना। बोलो क्योंकि अगर आप गैमेट बनाने जाओगे तो आपको पता चला होमोजाइगस का ए लिख दिया, बोलो होमोजाइगस का ए लिख दिया, बोलो होमोजाइगस का सी लिख दिया। समझ गए? बोलो उसके बाद आपके हेटेरोजाइगस दो ही है, बोलो डी और डी। बस गैमेट पता चल गया, या बनेगा तो ए बी सी डी, या ए बी, बोलो कैपिटल सी और स्मॉल डी। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा? ये वाला। तो आप समझ गए? बोलो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए कौन सा गैमेट बनेगा तो भी निकाल के टिक कर सकते हैं, कौन सा नहीं बनेगा तो भी कर सकते हैं। बात समझ में आई मेरी? बोलो तो ये सबसे पहले बेसिक बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ जो आपके पूरे जेनेटिक्स में काम आएगी। क्लियर? दो चीज़ें समझ में आई बोलो आपको तो नोट करोगे। बहुत सी बार हम जेनेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बेसिक चीज़ें हमें नहीं आती, और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है? स्पेशल नोट पहला क्या है? नंबर ऑफ गैमेट्स।
ओके। हो गया ये नोट, बोलो। अच्छा, एक बार जो चीज़ सीखी वो तो हमेशा काम आएगी। मतलब नंबर ऑफ गैमेट सीखा है तो पूरी जेनेटिक्स के एंड तक हमें नंबर ऑफ गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार गैमेट फॉर्मेशन सीखा है तो हर जगह गैमेट फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हो गया ये नोट, बोलो। इस वाले मेथड से हम सब नहीं बना सकते, हमेशा नहीं बना सकते, ठीक है। ओके।
हो गया ये बोलो। किया नोट बोलो ये। ठीक है। ओके। आई बात समझ बोलो। तीनों होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है। तो सीधी सी बात है, दो ही गैमेट बनेंगे। और दो गैमेट कैसे बनेंगे समझ में आया बोलो। मैंने आपको एकदम इजी तरीका बता दिया, कभी तो फेल नहीं होगा तरीका। और एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब हाइपोथेटिकली एग्ज़ाम में आता है। कभी भी ऐसा नहीं आएगा जो हम मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड पढ़ते हैं ना, वो तो कोई छोटा बच्चा ही कर लेगा। बात समझ में आए क्लियर। जिसमें दिखने में बड़ा होगा, नंबर गैमेट कम होंगे। बात समझ में आई क्लियर। तो दो चीजें अच्छे से सीख चुके हो बोलो। अब आ जाता हूं मैं नंबर 3। ठीक है, स्पेशल नोट नंबर 3 क्या बता रहा हूं। मैंने कहा नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कैटेगरी। ठीक है, बोलो नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कैटेगरी। ठीक है। मतलब समलक्षणी। ठीक है, समलक्षणी श्रेणी की संख्या। ठीक है, ये क्या चीज होती है, कैसे निकालेंगे। इधर देखो, मैंने कहा नंबर ऑफ, बाद में नोट करना, पहले दो चीजें सीखो। फिनोटाइपिक कैटेगरी क्लियर। कभी भी निकालनी होगा तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वही नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर क्लियर। विषम युग्मजी युग्म की संख्या, विषम, मैंने कहा युग्मजी युग्म की संख्या। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोजेड मैं बोलो फिनोटाइपिक कैटेगरी देखना चाहता हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की,
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की और फिर हाइपोथेटिकल की। क्लियर? तो मैंने कहा नंबर 1 बोलो फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? बोलो मैंने कहा एक संकर बोलो क्रॉस, ठीक है, के लिए है। बात समझ में है? ओके। तो सबसे पहले हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब मेरे मन ही मन में बोलो ये है, और मन ही मन में यही है ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ, अगर मैं फिनोटाइपिक कैटेगरी की बात करूँगा, कैटेगरी की बात करूँगा, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 2। क्लियर? और वास्तव में जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें 3:1 आता है। ये अपने आप में एक और ये अपने आप में एक, कितने हो गए? 2। बात समझना। बोलो 3 1, तो 3 एक टाइप के होते हैं, 1 एक टाइप का होता है, तो दोनों को मिलाकर कैटेगरी कितनी हुई? 2। ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? बोलो मैंने कहा यहाँ पर फॉर डाई हाइब्रिड, बोलो मैंने कहा डाई हाइब्रिड, बोलो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर, बोलो मैंने कहा क्रॉस, ठीक है, के लिए। ओके, द्विसंकर क्रॉस के लिए। तो आप खुद जानते हो, मैं अगर ये लिख दूं तो बताओ डाई हाइब्रिड है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल है, बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 करूँगा तो कितना करूँगा? 4 करूँगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं 9 3 3 1, बोलो आता है कि नहीं आता है? बोलो क्लियर? कैसे आता है वो तो हम निकालेंगे तब पता चलेगा, जब हम डिटेल से मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। अभी तो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर? कि बोलो ये आज हमें कुछ नहीं पता है, हमें इतना सा देख करके पूछ लिया जाए कि इसकी फिनोटाइपिक कैटेगरी कितनी होगी, जीनोटाइपिक कैटेगरी कितनी होगी। जीनोटाइपिक अगला पॉइंट सिखाऊंगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये तो हम ऑफिशियली जानते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल भी दे दे तो कैसे करेंगे, क्योंकि डिटेल से स्टडी तो हम मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड की करते हैं, लेकिन हम जेनेटिक्स में हाइपोथेटिकल कुछ भी देते वो करना आना चाहिए। मैंने कहा 4 ट्राई हाइब्रिड बोलो क्रॉस, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा त्रिशंकर बोलो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस के लिए। अब आपको मैंने जैसे ही बोला, मैं नहीं भी बनाऊं तो भी आपके माइंड में होना चाहिए कि ये होगा, तभी हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे। और बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर फिनोटाइपिक कैटेगरी पता लगाना, 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आई? क्लियर? ओके। हालांकि वो आपको कोई पूछेगा नहीं, मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ। क्लियर? ओके। बात मेरी समझ में आई? बोलो 27993331। ओके। ये आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ये नंबर कैसे पता लगाता हूँ मैं वो पता करना है। अब आप सोचो, अगर मैं करूँ बोलो फॉर टेट्रा हाइब्रिड, बोलो टेट्रा टेट्रा हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बोलो चतुशंकर बोलो क्रॉस, ठीक है, के लिए, क्रॉस के लिए। ओके, क्रॉस के लिए। तो यहाँ पर बोलो मैं नहीं भी बनाऊं तो आपको पता चला 2 की पावर क्या करूंगा? 4 करूंगा। 2 की पावर 4 करूंगा। ध्यान से समझो, अगर एग्जामिनर मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड पेंटा हाइब्रिड बोल देता है तब उसको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर उसको हाइपोथेटिकल कुछ पूछना होगा वो आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा, जब वो मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड नहीं बोलेगा। बात समझो, अभी अपन करेंगे। तो टेट्रा हाइब्रिड देते ही मैं 2 की पावर 4 करूंगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्लियर? अब आप सोचो, अगर मैंने आपको ये दिया होता, मैंने आपको ये दे रखा होता, क्लियर? ओके, और मैं आपको पूछता इसका फिनोटाइपिक कैटेगरी कितनी बनेगी, तो आप बताओ कर सकते थे? बोलो इसकी कितनी बनेगी? 2 की पावर 2 करके आप 4 करोगे। बात समझ में आई? बोलो फिनोटाइपिक कैटेगरी कैसे निकालते पता चला? ओके, उल्टा आपको दिया 4 कॉन्फ़िगरेशन और किसकी फिनोटाइपिक कैटेगरी 4 होगी, किसकी 8 होगी, किसकी 16 होगी, कैसे पता लगाओगे? समझ में आया? बोलो 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे होंगे, आपको क्या करना है कि बोलो अगर 8 पूछा है तो मुझे पता है कि मुझे बोलो 8 निकालने के लिए बोलो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना पड़ेगा तो इसमें 3 हीट्रोजाइगस पेयर हो। अगर मुझे 4 पूछा तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ढूंढूंगा जिसमें 2 हीट्रोजाइगस पेयर हो।
बात समझ में आई? बोलो क्लियर। अच्छा, अब क्या सिखाने जा रहा हूं? मैंने कहा नंबर फोर्थ, मैंने कहा नंबर ऑफ जीनोटाइपिक, ठीक है, जीनोटाइपिक कैटेगरीज, ठीक है। बोलो जीनोटाइपिक कैटेगरी मतलब समजीनी, समजीनी, मैंने कहा श्रेणियों, ठीक है, की संख्या, ठीक है। ओके, समजीनी श्रेणियों की संख्या। तो ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक कैटेगरीज इज इक्वल टू 3 की पावर n। क्या होता बोलो? 3 की पावर n, क्लियर। और n तो वही होगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस पेयर, क्लियर। तो n सब में क्या है? सेम है। n क्या है? सेम है। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना डिपेंड करता है, पूछा क्या गया है। ओके, तो मैंने कहा वही विषम युग्म जी, युग्म की संख्या, क्लियर। जैसे सपोजेड मैं करूं आपका पहला फॉर, मैंने कहा मोनो, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब वही एक, मैंने कहा संकर क्रॉस, क्लियर। एक संकर क्रॉस की बात करो तो आपको मैं नहीं भी लिखूं तो ऐसा हो जाएगा, या मैं आपको करूं ये हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा नंबर ऑफ, बोलो जीनोटाइपिक, बोलो जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक कैटेगरी, क्लियर। तो बताओ क्या करेंगे? 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 होगा। आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं 1 टू 1 आता है कि नहीं आता? बोलो जीनोटाइपिक रेशियो आता है? बोलो तो कैटेगरी कितनी हुई? 1 2 और 1 मतलब 3 हुई। बात समझ में आई? बोलो ये कैसे आएगा वो तो अपन जब मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे तो आपका डिटेल से आएगा, क्लियर। बोलो मैं करूं, बोलो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर मैं बोलो नहीं भी बोलूं तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है, क्योंकि डाई हाइब्रिड मैंने बोल दिया है। तो बताओ क्या करोगे? 3 की पावर 2 करोगे तो कितना होगा? बोलो 9 होगा, क्लियर। आज हम जानते हैं 1 2 2 4 1 2 1 2 1 होता कि नहीं होता? बोलो, क्योंकि मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड तो हम डिटेल से पढ़ते हैं, ये सारे हम निकालेंगे कि 1 2 2 4 1 2 1 2 1 कैसे आया, बोलो अपन करेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये तो चलो मैं ये नहीं भी पता होता तो भी हमें पता होता है। ये हम किसके लिए सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं हाइपोथेटिकल के लिए, हम सीख रहे हैं ऐसी चीज जो हमें नहीं पता है। बोलो हमें मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड की ए टू जेड चीज हमें पता रहती है, हमें हाइपोथेटिकल पूछ ले तो हम कैसे करेंगे? सपोजेड मैंने आपसे कहा कि यही अगर आपको दिया जाता ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और वही जीनोटाइपिक कैटेगरी पूछता, तो आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मतलब मुझे कॉन्फ़िगरेशन देने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन देगा तब वो आपको बोलेगा नहीं मैं कौन सा हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो इसका मतलब इसमें तो मैं डायरेक्ट करूंगा। बोलो, बोलो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 9 होता है 27 होता है? जल्दबाजी में 9 मत कर देना। बोलो कितना होता है? 27, क्लियर। अच्छा, अगर आपको यही दिया ए ए बी बी, बोलो सी सी, क्लियर, और आपको क्या पूछा? जीनोटाइपिक कैटेगरी, तो इसमें क्या करोगे? 3 पावर क्या करोगे? 1, और क्या करोगे? 3 करोगे। ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं, क्लियर। ओके, आपको दिया ए ए बी बी, बोलो सी सी और डी डी, क्लियर, और आपको पूछा है तो क्या करोगे? 3 की पावर क्या करोगे? 4, ओके, और फिर कर लोगे कितना आएगा? बोलो, लाइफ में कभी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया है? अरे इतना सोच क्या रहे हो? 81, समझ में आया? बोलो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, समझ गए? बोलो मैथ्स कैसे भी कर सकते हो। तो आई थिंक मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपको समझ में आया? बोलो आपको नोट करोगे, ठीक है, और ये बेसिक बातें हमारे बहुत काम आएगी।
क्या है ये नोट बोलो। ठीक है। ओके। ओके। वाई है। ओके। यहाँ तक नोट किया बोलो, आपने समझे बोलो, क्लियर हुआ ये नोट बोलो। ठीक है। ये जितने भी अपन कर रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। मतलब डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। क्लियर।
ये तो आपको स्पेशल नोट बताया, और स्पेशल नोट में जो बात बताई है वो हमेशा हमारे काम आएगी। चाहे वो गेमिट का नंबर पता लगाना हो, चाहे गेमिट बनाना हो, चाहे फिनोटाइपिक कैटेगरी हो, चाहे जीनोटाइपिक कैटेगरी हो। क्योंकि अगर हम मोनोहाइब्रिड डिटेल से पढ़ेंगे, डायहाइब्रिड पढ़ेंगे, हर एक के अंदर हमें गेमिट कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, उसके बाद उनकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, ये तो हमें पता लगाना ही पड़ता है। तो ये बेसिक बातें समझ में आई, बोलो क्लियर। अब एक्चुअली क्या होता है, जेनेटिक्स के दो पार्ट है, एक मेंडलिज्म और एक पोस्ट मेंडलिज्म। मेंडलिज्म तो क्या होता है, फिर भी हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लगभग फंडे क्लियर रहते हैं। लेकिन जो पोस्ट मेंडलिज्म है, जिसमें हम लिंकेज पढ़ते हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, बोलो उनके फंडे जनरल स्टूडेंट के क्लियर नहीं होते। तो अपन पहले मेंडलिज्म सीखेंगे, फिर पोस्ट मेंडलिज्म सीखेंगे, और मेंडलिज्म में भी मैं आपको बहुत सारे फंडे और क्लियर करूंगा। तो अब हम एक्चुअली जेनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो अब हम कर रहे हैं जिसका हम पहले क्या कर रहे हैं, मेंडलवाद। क्लियर, क्या स्टडी करने जा रहे हैं, मेंडलिज्म। अभी तो मैंने बेस बनाया था, क्लियर। और जब हम मेंडलिज्म 2-3 दिन में पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर हम किस पे आएंगे, बोलो पोस्ट मेंडलिज्म में आएंगे, क्लियर। और मेंडलिज्म बोलो अच्छे से सीखोगे तो पोस्ट मेंडलिज्म समझ में आएगा। अब जब मैं मेंडलिज्म की बात करता हूं, तो जब भी हम मेंडलिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंडल, क्लियर। मतलब मेंडल ग्रेट पर्सन था, ग्रेट साइंटिस्ट था, मतलब जिसका दिमाग अपने समय से बहुत आगे चलता था, क्लियर। बस वही है कि उस समय उसको इम्पोर्टेंस मिली नहीं, वरना मेंडल बहुत कुछ करके जाता। और मेंडल वास्तव में इतना इंटेलिजेंट था, मेंडल की सोच बहुत आगे थी। जब हम पूरे मेंडलिज्म को जानेंगे, और उससे भी ज़्यादा जब पोस्ट मेंडलिज्म को जानेंगे, तो मेंडल हर जगह काम आएगा और हर जगह याद आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मेंडल के अंदर मेंडल को सम्मान देने के लिए हम आज बोलो सब कुछ पढ़ते हैं। मेंडल का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, वर्किंग बोलो ईयर्स क्या थे, किस पे काम किया, डेथ का रीज़न क्या था, एवरीथिंग। और कभी कभी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, बोलो टू द पॉइंट। सबसे पहले मैंने कहा बर्थ, क्लियर, 22 जुलाई, बोलो मैंने कहा 1822, क्लियर। 1822 के अंदर 22 जुलाई को उसका बर्थ हुआ था, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा बर्थ प्लेस की बात करें, बोलो कहाँ हुआ, तो सब जानते हैं कौन सी कंट्री, बोलो ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ठीक है। तो मैंने कहा ऑस्ट्रिया, बोलो। उसके बाद हालांकि मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेनड्रॉप स्टेट के सिलिसिया गांव में, विलेज में हुआ है, बट हमें कंट्री ध्यान रखना है। बात समझ में, एक कंट्री के अंदर स्टेट का नाम क्या था, बोलो हाइजेनबर्ग, और गांव का नाम क्या था, सिलिसिया, क्लियर। लेकिन आपको कंट्री का नाम तो कम से कम पता होना चाहिए, ओके। मैंने कहा वर्किंग ईयर्स, मेंडल ने 8 साल जम के काम किया था, और वो वर्किंग ईयर्स उसके थे 1856 टू 1863, क्लियर। ये 8 साल उसने जम के काम किया था, क्लियर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बोलो वर्किंग प्लांट, क्लियर। वर्किंग प्लांट पहले बताओ, ऐसे मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, बोलो बोलो टू द पॉइंट समझ जाओगे, बोलो क्लियर। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। वर्किंग प्लांट समझ के बोलो किस पे काम किया था, बोलो पाइसम, बोलो सटाइवम, क्लियर। पाइसम सटाइवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डन पी, क्लियर। क्या बोलते हैं हम, बोलो उद्यान मटर, बोलो मैंने कहा गार्डन पी, क्लियर। बोलो उद्यान, उद्यान मटर, क्लियर। या एडिबल मटर भी किसको कह सकते हैं, किस पे काम किया था, बोलो पाइसम, बोलो सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम गार्डन पी पे उसने काम किया था, जम के काम किया था, क्लियर। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बोलो मेंडल, ठीक है, डेथ, क्लियर। बोलो डेथ कब हुई, बोलो 6 जैन, बोलो 18, बोलो मैंने कहा 84, क्लियर। तो इसका मतलब लाइफ स्पान, क्लियर। बोलो जीवन
जीवन काल कितना रहा मेंडल का? बहुत छोटी उम्र 62 ईयर्स में मेंडल मर गया। क्लियर? और मेंडल जब तक जिया बोलो गुमनामी में जिया, उसको किसी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्लियर? उसके बहुत सारे रीजन थे जो हम बोलो असफलता के अंदर देखेंगे। तो जीवन काल की बात करूं, कितने साल मेंडल जिया था? बोलो 62 ईयर्स। क्लियर? बोलो 1882 का बर्थ है और 84 में डेथ हुआ, तो कितना जिया? 62। क्लियर? नंबर 7 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने बोलो कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। कितने दिए थे? 3 लॉ। क्लियर? बोलो 3 लॉ। बोलो जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का प्रथम नियम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्लियर? क्या लिखा हूं मैं? बोलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या लिख रहा हूं? बोलो प्रभाविता का नियम। ओके, मैंने कहा नंबर 2। नंबर 2 क्या? बोलो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर? समझ आओगे? मेंडल का द्वितीय नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, लॉ ऑफ मैंने लिखा सेग्री, बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? सेग्रीगेशन या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी को क्या कहते हैं? पृथक्करण बोलो का नियम तो कहते ही है। बोलो किसका लॉ कहते हैं? बोलो पृथक्करण। ठीक है? का नियम तो कहते ही है। उसके अलावा इसका नाम एक और होता है लॉ ऑफ, मैंने कहा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है? बोलो युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है? दोनों में से कोई भी नाम हो चलेगा। युग्मकों की शुद्धता। ठीक है? बोलो शुद्धता का नियम। क्लियर? और थर्ड नियम क्या था? बोलो थर्ड मैंने कहा लॉ ऑफ मेंडल। और मेंडल का थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? स्वतंत्र अपव्यय क्या नियम। ठीक है? क्या था? लॉ ऑफ मैंने कहा इंडिपेंडेंट। क्लियर? बोलो असॉर्टमेंट। क्लियर? बोलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो असॉर्टमेंट। क्लियर? ओके, मतलब हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? स्वतंत्र। क्लियर? क्या बोलूंगा? स्वतंत्र। ठीक है? अपव्यूहन। ठीक है? व्यूहन का नियम। ओके, ये मेंडल ने नियम दिए, दुनिया में पहले किसी को पता नहीं था। क्लियर? मेंडल क्या करता? अपनी स्टडी करता। मेंडल बहुत होशियार था। हर एक अपना रिजल्ट जो भी उसका आता वो सब लेटर लिख लिख कर उस समय पॉपुलर प्रोफेसर जो बॉटनी के थे, पॉपुलर साइंटिस्ट सबको भेजता था। क्लियर? और यूनिवर्सिटियों में वो लेटर जाते थे, वो देखते मैथ्स ही मैथ्स उसमें होती। बोलो आज भी बायोलॉजी वालों को मैथ्स से वो मीटिंग होती है, तो बोलो उस समय तो 1800 उस समय तो होती होगी, तो बोलो ध्यान ही नहीं देते थे। क्लियर? और एक ध्यान नहीं देने का कारण था डार्विन। बोलो क्या था? डार्विन। डार्विन उस समय बोलो घूम घूम के कहाँ पर घूम घूम के आके किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सारे उसी की स्टडी में लगे हुए थे। बोलो किसी ने मेंडल पे ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल का पक्का दुश्मन कभी पूछा जाए तो कौन था? डार्विन था। क्लियर? मेंडल जब तक जिया डार्विन को बहुत बुरा बुला कहा। उसने कहा यही एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं आ पाया। बात समझ में आए? तो मेंडल का दुश्मन कौन? बोलो डार्विन। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये तीनों लॉ मेंडल ने दिए। अच्छा, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताना चाह रहा था? ये तो हम जब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड करेंगे तो अपने आप चीजें आएगी। बोलो क्लियर? अभी मैंने आपको ये 3 लॉ बताया। क्लियर? नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट क्या हुआ? मेंडल ने सब कुछ स्टडी कर लिया, मेंडल की डेथ भी हो गई, किसी को पता नहीं दुनिया में मेंडल जैसा कोई आया है। क्लियर? अब क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ पर सन 1900 में। क्लियर? बोलो सन 1900 में 3 अलग अलग कंट्री के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्टों को बोलो ऐसे रिजल्ट मिले जो मेंडल बहुत पहले
दे चुका था। क्लियर। सपोजेड में बात करूं, हुंगोडी ब्रिज था, हुंगोडी ब्रिज का नाम सुना बोलो, जो आइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे स्टडी कर रहा था, उसने अपने रिजल्ट निकाले, तो उसके हाथ में क्या है, मेंडल के रिजल्ट, क्योंकि मेंडल अपने रिजल्ट बेचता तो था ही था। बोलो बोलो हर एक रिजल्ट का डॉक्यूमेंट्स लैब में, लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं रहता था। ऐसे ही क्या था, जो कोरेन साइंटिस्ट था, जर्मनी का था, वो बोलो मेज पर मक्का पर स्टडी कर रहा था। बोलो मक्का पे भी बोलो जेनेटिक्स में बहुत स्टडी हुई है, आइनोथेरा लेमार्कियाना में भी बहुत स्टडी हुई है। क्लियर। तो स्टडी कर रहा था, अपने रिजल्ट निकाले, और बोलो सरकम चांस ऐसा हुआ कि उसके हाथ में क्या है, मेंडल के रिजल्ट आए। बोलो क्लियर। तो उसने देखा कि ये रिजल्ट जो मैं आज निकाल रहा हूँ, ये तो कोई पर्सन है जो बहुत पहले बता चुका था। क्लियर। ऐसे ही एक और था वॉन टिसेनको मार्क, जो कि मेंडल की देश का, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, जो डिफरेंट फ्लावर प्लांट पे स्टडी कर रहा था, उसके भी हाथ में क्या है, वही रिजल्ट आया। क्लियर। और फिर इन्होंने पता लगाया कि ये पर्सन कौन है। तो मेंडल होशियार था, अपना नाम भी लिखता, कहाँ का रहने वाला, बोलो कि सब कुछ लिख के गया। क्लियर। तो बोलो उन्होंने पता किया, बोलो उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उस गांव के अंदर पहुंचे, तो पता चला कि मेंडल तो बोलो 16 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। क्लियर। फिर उन्होंने मेंडल की जितने भी रिसर्च पेपर थे उनकी और स्टडी की, और बोलो फिर उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया। मतलब एक ऐसा फादर बायोलॉजी का जिसको खुद को नहीं पता कि मैं फादर हूँ। बात समझ में आए, जिसको खुद को नहीं पता मैं फादर हूँ और किसका हूँ ये भी नहीं पता है, वो कौन है, बोलो मेंडल। क्लियर। और मेंडल जो है ग्रेट मैन था, वो आपको एंड ऑफ जेनेटिक्स तक मैं प्रूव कर दूंगा कि मेंडल कितना दिमाग वाला था। क्लियर। तो यहाँ तक अब क्या बता रहा हूँ, सन 1900 के अंदर। क्लियर। अभी स्पेशल नोट बता, ये पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने स्टोरी बताई है, जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछे गए। क्लियर। बोलो मैं 3, आपको मैंने कहा 3, बोलो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग देश, कंट्री के बोलो वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकों बोलो को वही रिजल्ट, वही मैंने कहा रिजल्ट मिले, ठीक है, मिले, जो जो मेंडल मेंडल बहुत 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 पहले पहले दे चुका था। ठीक है, दे चुका था। तो वो कौन से तो साइंटिस्ट है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और वो किस प्लांट पे वर्क कर रहे थे, इसका चार्ट बना रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने कहा बोलो क्या लिख रहा हूँ, वैज्ञानिक का नाम। क्लियर। ओके। यहाँ पर क्या लिखूंगा, बोलो देश, ठीक है, का नाम, नेम ऑफ कंट्री और नेम ऑफ साइंटिस्ट, और ये क्या बता रहा हूँ, बोलो स्टडी प्लांट। ठीक है, स्टडी प्लांट लिखा मतलब समझ के बोलो कि किस पर वो अध्ययन कर रहे थे। ओके। बोलो मैंने कहा अध्ययन, अध्ययन पादप। ओके, पादप। तो सबसे पहला मैंने लिखा यहाँ पर कोरेंस। क्या लिखा, बोलो कोरेंस। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा कोरेंस। कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का। कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी पे। काम किस पे कर रहा था, बोलो मक्का पर। किस पे कर रहा था, मक्का। ठीक है, मक्का मतलब आप समझ जाओगे, बोलो मेज प्लांट। बात समझ में आए, बोलो मक्का पर। उसके बाद बात कर रहा हूँ हुगोडी ब्रिज। क्लियर। कौन सा है, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो हुगोडी ब्रिज। पहले बताओ नाम सुना नहीं सुना, बोलो हुगोडी ब्रिज नाम सुना नहीं सुना, बोलो। ये डार्विन का फ्रेंड था, बोलो ये कौन था, डार्विन का फ्रेंड था। डार्विन बोलो अपने आप में, हम इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ते हैं तो डार्विन बोलो जब उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी, तो उसने अपनी थ्योरी में एक वर्ड यूज कर लिया, वेरिएशन। और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डार्विन ने पूछा ये वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, कैसे होता है, डार्विन बता ही नहीं पाया। तुरंत कौन आया उसके फेवर में, बोलो हुगो डी ब्रिज। और हुगो डी ब्रिज ने बोलो आपकी थ्योरी दी, बोलो म्यूटेशन थ्योरी, बोलो, और उसने बताया कि जो वेरिएशन होते हैं वो म्यूटेशन के कारण होते हैं। क्लियर। तो एक्चुअली डार्विन को सपोर्ट किसने किया था, हुगो डी ब्रिज ने। हालांकि हुगो डी ब्रिज ने बात कही थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। बाद में सही बात किसने बताई, बेटसन ने बताई। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, बेटसन ने कहा वेरिएशन 2 तरह के होते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो म्यूटेशन से होते हैं, जो कंटिन्यूअस होते हैं वो किससे होते हैं, बोलो आपके क्रॉसिंग ओवर से होते हैं। क्लियर।
तो हुगेडी ब्रिज वो वाला हुगेडी ब्रिज है, क्लियर। और कहाँ का रहने वाला, हॉलैंड का। कहाँ का रहने वाला, हॉलैंड का। घर वालों ने नाम ऐसा रखा कि आपके सेटिंग बैठ रही है, क्या बता रहा हूँ बोलो, बात समझ में है। हुगेडी ब्रिज कहाँ का रहने वाला है, हॉलैंड का, क्लियर। ओके। और मैंने कहा ये किस पे काम कर रहा था, बोलो आइनोथेरा, आइनोथेरा लेमार क्याना, ठीक है। ये बोलो इसका प्लांट है आइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। लेमार्कियाना, ठीक है। मैंने कहा आइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। आइनोथेरा लेमार्कियाना, ओके। ये इस प्लांट पे, इसको इवनिंग प्राइम रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इवनिंग प्राइम रोज। ये गली मोहल्ले का नाम है इसका, कौन सा बोलो, इवनिंग बोलो प्राइम रोज, क्लियर। बाकी इंटरनेशनल नाम क्या है बोलो इसका, आइनोथेरा लेमार्कियाना, क्लियर। तो इस पे ये स्टडी कर रहा था, बात समझ में आई बोलो। उसके बाद कौन सा है बोलो, मैंने कहा वॉन टीसेंको, बोलो टीसेंको मार्क, क्लियर। कौन था बोलो, वॉन टीसेंको मार्क। और ये कहाँ का रहने वाला था, मेंडल के बोलो देश का, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। कहाँ था, ऑस्ट्रिया का। और ये स्टडी किस पे कर रहा था बोलो, मैंने कहा डिफरेंट बोलो फ्लावर प्लांट, ठीक है। बोलो फ्लावर प्लांट्स, विभिन्न पुष्पीय पादपों पर, बोलो विभिन्न, मैंने कहा वेरियस, बोलो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो वेरियस फ्लावर प्लांट, मतलब विभिन्न बोलो पुष्पीय, पुष्पीय पादप, क्लियर। पुष्पीय पादप, बात समझ में आए बोलो। तो इनको ये इन्होंने स्टडी कर रहे थे, इनको कौन से रिजल्ट मिले, जो मेंडल बहुत पहले दे चुका था, क्लियर। और इनमें भी मेंडल को फादर बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कोरेंस को, मतलब ये तो पीछे पड़ गया। इन्होंने तो एक बार तीनों ने कहा अपन तीनों ही मिलके फादर बन जाते हैं, इसने कहा नहीं, फादर तो मेंडल ही बनेगा। ऐसा इसके हाथ में क्या आया वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं पोस्ट मेंडलिज्म बताऊंगा। मेंडल को, मेंडल के लोग को बोलो फेल करने वाला भी कोरेंस है, और मेंडल को ऊपर ले जाने वाला भी कोरेंस है, क्योंकि उसने जब बहुत स्टडी की तो उसको पता चला मेंडल इज ए ग्रेट मैन, क्लियर। तो आई थिंक ये इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको। अब मैंने ये आपको बताया, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पहले उन 4 का आंसर बताना, फिर अपन एक स्पेशल नोट और लिखेंगे, क्लियर। एग्जाम में आता है मेंडल ने अपने अध्ययन, ठीक है, अपने अध्ययन बोलो किस, ठीक है, शताब्दी, ठीक है, किस सेंचुरी, शताब्दी में की है, ओके। ऑप्शन आता है पहला बोलो 70, 17वीं, बोलो 18वीं, क्लियर, बोलो 19वीं और 20वीं, ठीक है। पक्का ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अपना आंसर देना है, क्लियर। बोलो नंबर 2, मेंडल के नियमों की पुणे खोज, ठीक है, पुणे खोज बोलो 3 वैज्ञानिकों, ठीक है, वैज्ञानिकों ने किस बोलो सेंचुरी, किस शताब्दी, ठीक है, किस शताब्दी में बोलो की, ओके। अगेन ऑप्शन ऐसे ही होंगे, बोलो क्या होगा, बोलो 18वीं, बोलो 19वीं, क्लियर, बोलो 20वीं, बोलो 21वीं, क्लियर। तो पहले तो आप इन 2 क्वेश्चन का आंसर दो, कितनी बार ये क्वेश्चन आए। पहले का आंसर क्या होगा, चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, क्लियर। ए किस किस का आंसर है बोलो, ठीक है। बी किस किस का आंसर है, ओके। सी किसका आंसर है, डी किसका आंसर है, मतलब मैक्सिमम ने हाथ खड़े किस में किए, बोलो बी में किए, क्लियर। जबकि आंसर क्या है, सी है, आंसर क्या है, सी है। चलो इसका बताओ, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं। इसका क्या होगा बोलो, ए किस किस का आंसर है, बी किस किस का आंसर है, ठीक है, सी किस किस का आंसर है, डी तो मैक्सिमम ने हाथ ने किस में किए, बी में, जबकि आंसर क्या है, सी है। अब आप सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर समझना मेरे कहने का मतलब है कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। इसका मतलब सन 2000 आते ही 21वीं चालू हो गई थी। इसका मतलब 1900 आते ही कौन सी चालू हो गई थी, 20वीं। इसका मतलब मेंडल ने अपनी लाइफ पूरी जीवी वो 19वीं शताब्दी में, 18वीं में, 19वीं।
हाँ, और तो शताब्दी कौन सी थी? 19वीं। मतलब हम बचपन से पढ़ते आते हैं, ये क्वेश्चन हवा में आपको पता ही नहीं चलता, गलत हो जाता है। मेरी बात समझ में है? आप इसका आंसर देने के लिए आज का सोचो, आप कौन सी शताब्दी में जी रहे हो? 20वीं में कि 21वीं में? 21वीं में। 21वीं चालू कब हो गई थी? 2000 में। इसका मतलब सन 1900 आया था, तब कौन सी शताब्दी चालू हो गई थी? 20वीं। जब 1800 आया था तब कौन सी शताब्दी चालू? 19वीं। तो बताओ, मेंडल ने अपनी स्टडी की थी वो कौन सी शताब्दी थी? 19वीं। मेंडल के लॉ की बोलो पुणे खोज हुई, वो कौन सी में हुई? 20वीं में। बात समझ में आए? बोलो, कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बोलो, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे से गलती हो जाती है। यह ध्यान रहेगा। बोलो क्लियर। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऑप्शन दूंगा, पहले आप बताना फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है आपको क्या नहीं पता है। मेरी बात समझ, क्योंकि आप जो बचपन से जेनेटिक्स पढ़ते आ रहे हो उसमें आपका एक लिमिटेड नॉलेज आपको दिया गया है, जितना किताबों में लिखा होता है। तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन में एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि आपको क्या मिस्टेक कराई जाएगी। यहाँ पर मैंने लिखा वंशानुगति, ठीक है, का प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम, ठीक है ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। ओके, पहला ऑप्शन है ए, प्रभाविता का नियम। बोलो, जेनेटिक्स में ये नाम आता है कि नहीं आता है? बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? बोलो, बात समझ में है? मैंने कहा, ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ओके। मैंने लिखा यहां पर, बोलो, प्रभाविता, ठीक है, का नियम। ओके, लॉ ऑफ, बोलो, डोमिनेंस, ठीक है। बोलो, मैंने लिखा यहां पर पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, ठीक है। बोलो, लॉ ऑफ, मैंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। बोलो, मैंने लिखा सह प्रभाविता। कहीं ना कहीं सारे नाम सुने, सह प्रभाविता, बोलो, का नियम। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, इंग्लिश में क्या होता है? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। क्या होता है? लॉ ऑफ, बोलो, डोमिनेंस, ठीक है। तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन और लिखता हूं। क्लियर? बोलो, एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख रहा हूं, फिर मैं आपको पूछूंगा। क्लियर? बोलो, क्वेश्चन 4 है, बोलो, वंशानुगति, ठीक है, वंशानुगति का, बोलो, द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है। क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ, बोलो, हेरिडिटी। क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी ऑप्शन में पक्का है। बोलो, पहला ऑप्शन है स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है, व्यूहन, बोलो, अपव्यूहन का नियम, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ, बोलो, मैंने कहा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बोलो, असॉर्टमेंट। क्लियर? बोलो, नंबर 2 दिया आपको युग्मकों, ठीक है, जान के आपको दूसरा नाम देंगे, युग्मकों की, बोलो, शुद्धता, शुद्धता का नियम, ठीक है। बोलो, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। बोलो, गैमेट्स समझ आओगे? बोलो आपको। फिर एक दिया आपको प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, ठीक है। बोलो, लॉ ऑफ, बोलो, डोमिनेंस, ठीक है। और एक आपको दिएगा सह प्रभाविता, सह प्रभाविता का नियम, ठीक है। सह प्रभाविता का नियम मतलब लॉ ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। चलो, बोलो, फर्स्ट का आंसर अपना अपना सोच लिया, बोलो, ठीक है। ए वाला किसी का आंसर बोलो, बी, ठीक है, सी, डी, ठीक है। मैक्सिमम हाथ खड़ा किस में किया? बी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है? ए, बी, बोलो, बी, ठीक है, सी,
डी। अब आप मुझे बताओ बचपन से पढ़ते आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बोलो क्लियर। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी का आंसर है, बोलो सी, पृथक्करण का नियम। और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी का आंसर है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अब आपको कि सर ऐसा कैसे, हमें तो बचपन से कुछ पढ़ाया गया था और आपने भी अभी लिखा था, बोलो मैंने लिखा था मेंडल के नियम। मैंने क्या लिखे थे, मेंडल का नियम। अब सोचो क्या हुआ कि कोरेंस जो पर्सन था उसने मेंडल के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और फिर कोरेंस ने दो लॉ दिए जिनको हम फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ये एक्चुअली कोरेंस के लॉ है। मैंने कहाँ लिखा मेंडल, कहीं लिखा बोलो मेंडल, नहीं लिखा। आपके माइंड में मेंडल बसा हुआ है, आपको मेंडल का पता है। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता मेंडल के वंशागति का प्रथम नियम, तब तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी होता। लेकिन अगर मेंडल नहीं लिखा हुआ हो तो एक्चुअली मेंडल के लॉ, फर्स्ट लॉ मेंडल, सेकंड लॉ मेंडल, थर्ड लॉ मेंडल है। कोरेंस के जो नियम है, कोरेंस ने मेंडल के ही तीन नियमों को स्टडी करके अपने दो नियम दिए जिनको हम फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी का जो कोरेंस के है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ में आए? तो मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया बोलो? हाँ, अगर मेंडल लिखा हुआ होता तो वही आंसर होते जो आपने दिए हैं। क्लियर? तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था उसी में पॉइंट नंबर 9 अब हम लिखेंगे, बोलो कोरेंस के वंशागति, बोलो वंशागति के नियम। क्लियर? बोलो क्या लिखेंगे, बोलो मैंने कहा हैरी, बोलो डिटी, बोलो लॉ, हेरिडिटी लॉ ऑफ, बोलो कोरेंस। ठीक है? और यहां पर क्या कहेंगे, कोरेंस ने, बोलो कोरेंस ने मेंडल, ठीक है, मेंडल के बोलो तीन नियमों, ठीक है, को मिलाकर 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 अपने अपने दो लो दिए। ठीक है? दिए जिनको क्या कहते हैं, वंशागति का प्रथम नियम और वंशागति का द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर? तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट बोलो लॉ ऑफ, मैंने कहा हेरिडिटी। क्लियर? बोलो वंशागति, वंशागति का प्रथम नियम। ठीक है? प्रथम नियम। और जिसका नाम क्या दे रहा हूं मैं, बोलो, बोलो पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या दे रहा हूं, बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बात अगर मैं पहले बता देता तो इतना आपको लॉन्ग टाइम याद नहीं रहेगा, आपने पहले गलती की तो अब आपको ध्यान रहेगा। क्लियर? और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, बोलो, और वो क्या दिया, बोलो स्वतंत्र अपव्यवहन, अपव्यवहन बोलो का नियम। ठीक है? यानी लॉ ऑफ, बोलो इंडिपेंडेंट, बोलो असॉर्टमेंट। क्लियर? बोलो इतना शॉर्ट में लिखो, समझ आओगे बोलो आप? क्लियर? अब आप ये नोट करोगे, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? ये तो नोट कर लिया था? अरे ये भी करना था? ये तो मैंने मेंडल की केवल हिस्ट्री बताई आपको। क्लियर? ओके। हो गया? थोड़ा फास्टली नोट करना। ठीक है?
ठीक है। ओके। ठीक है। इसमें सब आ गया। कौन से कहाँ का रहने वाला, किस पे स्टडी किया, ठीक है। 1 टिसेन को मार्क, ठीक है। क्या हो गया, नोट बोलो ये, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो। इन विच सेंचुरी मेंडल स्टडी, ठीक है। और रीडिस्कवरी, ठीक है। और मेंडल लॉ इन विच सेंचुरी, ठीक है। इसका इंग्लिश में समझ गए, बोलो। मैंने चार वो क्वेश्चन लिखे जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, अपने सही कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ इन विच सेंचुरी, ठीक है, बाय 3 साइंटिस्ट। तो उसका आंसर है 20, ठीक है। हो गया। ओके। हो गया।
और शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। किया ये नोट बोलो। ओके, हो गया। ओके, ये नोट करके फटाफट